बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौम को एतमाद में ले रहे थे और आज असद उमर साहब कौम से खिताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हुज्जतें तमाम हो जा रही हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस किस्म के ख़तरात से हमें निपटना पड़ेगा और किस किस किस्म के ख़तरात को हमें फेस करना पड़ेगा। टाइम लाइन्स दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि जून के महीने में ख़तरा इतना होगा, जुलाई के महीने में ख़तरा इतना होगा। जैसे कि आज असद उमर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जून के आखिर तक अगर इसी तरह ही बेहतियाती का आलम रहा, सोशल डिस्टेंस ना रखा, मास्क को इम्पोर्टेंस ना दी, तो 3 लाख तक मरीजों की तादाद पहुंचने का खतरा है। साथ साथ बात यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो जुलाई के मिड तक 10 लाख अफराद कोरोना का शिकार इस मुल्क के अंदर हो सकते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह ये होगी इससे बचने की कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए और मास्क का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे की केयर की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटीमेशन है और कि जैसे अपने फ़राइज़ को पूरा करने की कोशिश करी है सिर्फ इंतबाह करके हुकूमत की जानिब से। लेकिन अवाम भी कुछ कम नहीं है, वो इन मामलात को, इस कोरोना वायरस को अभी तक कहीं से भी सीरियस लेती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या हैं, हमने प्रोग्राम को इसीलिए रखा है। इसके मेडिकल इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके ग़ज़ा के साथ, इसका न्यूट्रिशनिस्ट के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, हमारे प्रोग्राम का सारा पैराया ऐसा ही है। लेकिन इस प्रोग्राम के तबस्सुस से हमें कम से कम आज ये जानने को ज़रूर मिलेगा कि ऐसी कौन सी पाकिस्तानी कौम की या अवाम की तरबियत हो चुकी है कि मौत से कम पर किसी किस्म का इंतवा मानने को तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी पाकिस्तानी कौम की तरबियत हो चुकी है कि दुनिया का हर टोटका इस्तेमाल करने को राज़ी है। सना मक्की करेगी, खजूर खाएगी, अदरक कारक पिएगी, कलौंजी चाटेगी, काली मिर्च खाएगी, नहीं करेगी तो मास्क नहीं पहनेगी, नहीं रखेगी तो सोशल डिस्टेंस नहीं रखेगी। ऐसी कौन सी तरबियत हमारे यहाँ हो गई है? बहरहाल ये हमारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी कौन सी सख्ती हमारे पर ऊपर आ चुकी है इन 72-73 सालों में कि हम डॉक्टर्स के मशवरे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मानने को तैयार नहीं है, उनकी बताई गई एहतियात को दुरुस्त नहीं समझ रहे, उनको अपने ऊपर इस्तवार करने को किसी किस्म के तौर पर भी राज़ी नज़र नहीं आ रहे। ये एक अहम टॉपिक है। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आज अवाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। मेहमानों से आपका मैं तारुफ कराऊँ, जैसा कि मेरे इंट्रो के मुताबिक हम 3 एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे कवर करें। पल्मोनोलॉजिस्ट हैं टॉप सॉट डॉक्टर जावेद हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरजीन मलिक साहब माहिर ग़ज़ाइयात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि सना मक्की में कितनी शफा है जी, वो भी कोरोना के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़हनी हालत क्या हो चुकी है और इससे कुछ इफ़ेक्ट भी हुआ है कि नहीं हुआ है। डॉक्टर हुमा असलम साहब साइकाट्रिस्ट कंसल्टेंट हैं और यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। आज उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। तो डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। ऐसे मौके पर जब आलमी इदारा सेहत ने अब यह कहना शुरू कर दिया कि जिन लोगों में इलामात जाहिर नहीं हुई लेकिन उनके अंदर कोविड-19 है, पॉजिटिव है, वो कोरोना के फैलाव के लिए खतरनाक नहीं है, आप लोग इत्तफाक करते हैं इस बात से? जी, पहली बात तो ये है कि वो क्लैरिफिकेशन उन्होंने अगले ही रोज कर दी थी कि उनका मकसद क्या था। उन्होंने जो लफ्ज पहले रोज इस्तेमाल करता होता कि वेरी रियल चांस है कि उसकी ट्रांसमिशन का, वो बेस्ड थी थोड़ी सी फ्यू कंट्रीज की रिपोर्ट पे वो बेस्ड थी। और जब हमें इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये एसिम्प्टोमेटिक लोग कौन से होते हैं। इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक वो लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ और उनको कभी भी सिम्टम नहीं हुआ, वो तो वही एसिम्प्टोमेटिक। दूसरा ग्रुप वो लोग हैं जिनको प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं कि जिस दिन उनका कोरोना टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया, उस रोज उनको कोई सिम्टम नहीं था, फिर 2-4 रोज के बाद उनके सिम्टम आने शुरू हो गए। दे आर कॉल्ड प्री सिम्टोमेटिक। जब इन्होंने ये बात की थी उस वक्त उनके पास जो थोड़ा सा एविडेंस था वो ये था कि कुछ जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको देखा गया है, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें ट्रांसमिशन नहीं हुई। उन्होंने ये वर्ड वेरी रेयर इस्तेमाल किया। दूसरे ही रोज एक तूफान उठ खड़ा हुआ, खास तौर पे जो हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से आया। ये हमें नहीं मालूम कि किन कंट्रीज की ये बात कर रहे हैं, किस एविडेंस के लिए WHO ये बात कर रहा है कि हमारे पास जो डाटा है उसमें क्लियरली ये है
कि 40% वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनकी कोई अलामत नहीं है, वो ट्रांसमिशन करते हैं। तो अगले ही रोज WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी क्लैरिफिकेशन दी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, ये तो बात आपने क्लियर कर दी। कोरोना की कितनी स्टेजेस हैं, किस स्टेज पर अस्पताल जाना चाहिए, अस्पताल जाना लाजमी है या नहीं है, क्योंकि लोग घर में क्वारंटीन होना पसंद करते हैं? ये आपका बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए कि पूरी दुनिया में भी इंकरेज किया जाता है कि लोग घर में ही अपने आप को आइसोलेट कर लें। हैविंग सेड दैट, ये इसके लिए उतना ही जरूरी है कि लोग हॉस्पिटल आए, जब उनके कुछ अलामत आए तो जरूर हॉस्पिटल आए। हम क्या देख रहे हैं कि लोग घरों से डिले कर देते हैं हॉस्पिटल पहुंचना, घर में ही बैठे रहते हैं। जब वो वर्स होना शुरू करते हैं, उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो उस वक्त उनके लिए बड़ा मुश्किल होती है उनके इलाज के लिए। कौन सी अलामत है, मैं थोड़ा सा आपको वादे कर दूं। अगर तो आपको सिंपल खाली आपको बुखार है, खांसी है, थोड़ी सी जोड़ों में दर्द है, थोड़ा सा डायरिया है, गला खराब है, उसके लिए आपने हॉस्पिटल में नहीं आना। आपने कब आना है? जब आप महसूस करें कि आपकी सांस की तकलीफ हो रही है या आपकी सांस की रफ्तार बढ़ रही है, 20 से ज्यादा 1 मिनट में आप सांस ले रहे हैं, तो उस वक्त ये अलामत हैं, एक रेड फ्लैग कह सकते हैं। अगर आपके पास घर में ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन देखने वाला आला मौजूद है, और उसमें आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है जो 93% के करीब आ गई है, उस वक्त आपने हॉस्पिटल जाना है। उस वक्त आपने घर पे नहीं बैठना। या जिस आपका बुखार मुसलसल चला जा रहा है, 8-10 दिन हो चुके हैं, आपका बुखार सेटल नहीं हो रहा, आपकी खांसी जो थी वो बर्स्ट हो रही है पहले से, तो उस वक्त भी आपने हॉस्पिटल जाना है। ये टोटके जो आप दिखा रहे थे रंग बिरंगे, वो टोटके आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि जितनी जल्दी। और तीसरी इसमें मैं आपको बात वाज़ेह कर दूं कि सिम्टम शुरू होने से लेके 8 से लेके जो 12 दिन का अरसा है, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। अगर आपके 7-8 दिन आपको हो चुके हैं और उसके बाद आपके सिम्टम थोड़े से वर्ष होने चाहते हैं, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए उस वक्त। अगर आपके 12 दिन के करीब हो चुके हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपको हॉस्पिटल को जरूर जाना चाहिए। ये कुछ अलामत हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो लोगों को अपने जहन में रखने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर फरजीन साहब, आप बताइएगा, सना मक्की का आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा इसका आजकल शोहरा हुआ है। सना का नाम हमने अलहदा से सुना था, मक्की का नाम अलहदा से सुना था, ये दोनों मिल गए तो शफा हो गई इसमें। सलमान, आपकी अपनी वीडियो वायरल हुई है, इसके बारे में आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सना मक्की के बारे में ऑलरेडी बहुत मैंने तो माफी मांगी है कि मैं माफी चाहता हूँ जनाब, मैंने कर लिया है ना। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि चक्कर ये है कि पता नहीं, हम शायद टोटकों से बहुत खुश होते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, रंग बिरंगे नुस्खे जो होते हैं वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। मे बी कुछ चीज़ों के अंदर सदाकत भी हो, लेकिन कोरोना एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आपको पता है दैट्स एवर चेंजिंग एवरी डे। हर रोज़ एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी आप ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि WHO ने ये कहा, फिर डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने अगले ही दिन तरदीद की। तो दे आर स्टिल ऑन द वे ऑफ स्टडिंग दिस डिजीज़। अभी तो इनको क्लियर ही नहीं हो रहा कि आखिर ये डिजीज है क्या और इसका पाथवे क्या है। तो इसलिए सना मक्की और जिंजर यानी कि अदरक का कावा पीना ठीक है एक हद तक, लेकिन इस तरह के आप मनोमन पी रहे हैं और आपको डायरिया हो रहा है और आपका इलेक्ट्रोलाइट सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बजाय कि आप किसी सही जगह पे जाएं, आप किसी उल्टे तरफ चल पड़े हैं, तो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डाइट जो है वो ऐसी लें जो कि मैं भी आपको बताऊंगी, बड़ी अच्छी डाइट। बल्कि प्लीज एक तो सबसे पहले डाइट आती है कि आप जी, एक तो प्री कोरोना डाइट है। अब बात किधर आती है, जो है ना कैच 22, वो ये है कि आपकी जो डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करे। अच्छा जी, कुव्वत मुदाफत को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अपने अंदर के फौजी अगर कमजोर होंगे तो बाहर वाला अटैक कैसे आप सह सकेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आपने जनाब अपने इम्यूनिटी के लिए आपने चीनी कम इस्तेमाल करनी है, मैदे से बनी हुई अशिया कम इस्तेमाल करें। और ये जो आजकल बड़े ईट आउट्स खुले हुए हैं, तो बेचारा एक बंदा आता है आके आपको रात को फूड डिलीवरीज कर देता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, बाहर के खानों से परहेज करें। खुदारा घर का खाना पका हुआ, अपने हाइजीन में दाल रोटी खा लें, लेकिन प्लीज खा लें। अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दें, ठीक है। प्रोटीन्स आर नेसेसरी, लेकिन अगेन ऐसे पेशेंट्स जो किडनी पेशेंट्स हैं या जो हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स हैं, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद प्रोटीन को बढ़ा दें। प्रोटीन शहद और जैतून कैसा है? दाल में है। शहद और जैतून भी बेहतर है। बिल्कुल, जैतून का
बिल्कुल, जैतून का तेल आपको पता है कि उसमें काफी शिफा है, जैतून का तेल आप यूज करें। आप ऑलिव्स बजाते खुद यूज कर सकते हैं, अपने सैलेड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जौ का दलिया, जौ के अंदर बहुत ताकत होती है, आप जौ का दलिया यूज करें। ड्राई फ्रूट, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट जो होती है, बादाम, मेवा, जो भी चीज आपको मिल जाए वो जरूर लें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। और प्लीज चीनी और मैदे से परहेज करें, ज्यादा चाय कॉफी भी ना पिए। मैंने एक मरीज को कहा कि आप पानी बहुत ज्यादा पिए, उन्होंने कहा जी मैं 4 कप चाय के पिए, 4 कप कॉफी के पिए। आप मुझे ये बताएं कि उससे तो डायूरेसिस हो जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा। वो तो खुद ही पक हाइड्रेशन जहां पे इंपॉर्टेंट है कि हाँ, वो तो शख्स खुद ही पक जाएगा जो इतनी गरम गरम चीजें क्या खाएगा। कहा आपने? मैंने कहा वो शख्स तो खुद ही पक जाएगा जो हाँ, गरम गरम चीजें खाएगा हर वक्त। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए गरम गरम चीजें नहीं, आप बेशक ठंडी भी खाएं, लेकिन फल वगैरह ना आप मिल्क शेक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात को ना यूज करें। ये वैसे भी एज ए डाइट, एक डाइट का नुस्खा होता है कि आप लोग फल जो खाना है वो रात को ना खाएं। जो भी फल खाना है आप तकरीबन 4 बजे से पहले पहले उसको कंज्यूम कर लें। और जो मिल्क शेक है उसको मीठा करने के लिए खजूर डालें। ठीक है, यानी चीनी का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को रखा ही आप लोगों के लिए। तो मेरे पास इस वक्त डॉक्टर हुमा असलम आपका पैनल बहुत अच्छा है। यू हैव सलमान, यू हैव कलेक्टेड द राइट ग्रुप ऑफ पीपल, पल्मोनोलॉजिस्ट, डायटिशियन और खा के मैडम मेरा बुरा हाल ना हुआ था ना, तो मैंने पैनल नहीं बनाना था ये वाला। ये मैंने कहा मेरी वजह से कितने लोग और भी बेवकूफ बने होंगे, तो मैं जरा उनके लिए भी बना दूं। आपने खाई है, लोग तो पी रहे हैं। नहीं, वो मैंने एक चाय का चम्मच के साथ उसको कावा बनाया, उसका बस मैं ही कावा हो गया। मैं उससे ज्यादा मैंने वीडियो में बता दिया, वो मैं नहीं बता सकता, जिन जाने वो मेरी वीडियो देख ले जाके। अच्छा मैंने देखा है। अच्छा, मैं डॉक्टर उमर साहब आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इतनी इल्ज़ामात पड़ी गई हैं कोरोना के हवाले से, सेहतमंद आदमी भी ना अब ऐसा सोचता है। मैं पूरे दिन में एक बार जरूर सोचता हूँ मुझे कोरोना हो गया। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। आप समझती हैं कि ये नफसियाती मर्ज अब बनता जा रहा है, यानी और फिर आ जाता है, क्या चीज़ है? सलमान, उसमें आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया सारा कोरोना से भरा पड़ा है। हर रोज़ इवन अपनी हमारे न्यूज़ चैनल्स भी हर वक्त स्टार्ट्स दे रहे हैं, इतने लोग इफ़ेक्ट हो गए, इतने लोगों की खुदा न ख्वास्ता डेथ हो गई। डिफरेंट ग्रुप्स व्हाट्सएप पे हर वक्त यही न्यूज़ चल रही हैं कि फ़लाँ का ये रिलेटिव इफ़ेक्ट हो गया, ये लोग इफ़ेक्ट हो गए। तो बहुत ज़्यादा फेयर है। जो फेयर है ना, ये स्ट्रेस किसी चीज़ का, ये एक हद तक हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाता है। स्ट्रेस लेना एक अच्छी चीज़ होती है। डरे हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, अब देखिए परफॉर्मेंस में नज़र आना चाहिए। अगर आप डरे हुए हैं, अब उसकी जगह कुछ फेक न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा चल रही हैं, जैसे कि कुछ ये वाली न्यूज़ चल रही हैं कि क्योंकि जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं, जैसे सैचुरेशन ड्रॉप होती है इसमें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसमें आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो ड्रॉप होती है, आपको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाती है। अब वो किसी भी एज में हो सकती है। अगर आपकी सैचुरेशन ड्रॉप हुई है और 90 से नीचे आई है तो आप हॉस्पिटल लेके आए, और अगर मजीद सैचुरेशन ड्रॉप हुई है तो खुदा न ख्वास्ता सिचुएशन क्रिटिकल भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अब इस केस में रिलेटिव्स का ये कहना कि हम तो बिल्कुल सही जवान बंदे को लेके आए थे, डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया। हाँ, ये भी है। 2 लाख का टारगेट है आप लोगों के पास, और मारने का 2 लाख टारगेट है जो हमने पूरा करते हैं। $3,000 मिल रहे हैं हमें मारने को। अब तो हमने फाइनली ये कहना शुरू कर दिया कि हम जो अपनी जान रिस्क पे रख के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को देखने जाते हैं, हम सबसे ज्यादा एट रिस्क होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ आगे बैठा हुआ पेशेंट कोरोना एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, कोरोना का पेशेंट हो सकता है, तो हम तो सबसे ज्यादा एट रिस्क होते हैं। अच्छा, हमारी कोरोना मरीजों से आप मिली हैं, उनकी नफसियाती हालत कैसी है? जिनको हो गया हुआ है उनकी आपको क्या लगी नफसियाती? उसमें जैसे अगर, क्योंकि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, तो हम ऑनलाइन पेशेंट्स भी देख सकते हैं। हमारे लिए फिजिकल प्रेजेंस इतनी मैंडेटरी नहीं होती, तो जो कोरोना बीच के फेज में वही के रिकवर होना है, एक आइसोलेशन भी। अब एक इसको भी करेक्ट करने की जरूरत है कि किस हद तक आइसोलेट कर देना। आपने उसको स्टिग्मेटाइज इतना ज्यादा कर दिया कि उससे उसके मोहल्ले से खाना देते एग्जैक्टली उसकी गली से कोई गुजरना पसंद नहीं करता, उसके खानदान के किसी बंदे से लोग मिलना पसंद नहीं करते, उसे इतना आइसोलेट कर दिया जाता है कि वो बेचारा उस आइसोलेशन में ही इतना स्ट्रेस में आ जाता है, इतना डिप्रेशन एंग्जाइटी इतना प्रिवेल कर रहा है कि पता नहीं, उसे लगता है कि मुझे कोरोना नहीं हो गया, खुदा न ख्वास्ता मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सर ये भी मुझे बता दें कि अच्छा ये भी एक चीज़ हो गई कि जहन पे असर होता है,
मगर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि मैक्सिमम तादाद ये है कि वो अभी तक इसको अफसाना ही समझ रही है। अदरवाइज मोहल्ले में कोई ना आ गई हो ऐसी डेड बॉडी या कुछ इस तरह, वो अभी तक सीरियस नहीं है इस बात में। एक तो ये कि हमारे यहाँ ना देखिए ये चीज़ें कुछ शऊर से आती हैं, तालीम से आती है, हमारे यहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं डॉक्टर साहब, वो बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं, वो आप पढ़े लिखे जाहिल होने का एक जेडी रात कब्र के अंदर है उसमें सलमान एक ये चीज होता है, एक हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। असल में जब कोई परेशानी आती है ना, हमें बाहर से कोई परेशानी आती है तो हमारे इंटरनल एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जो उस परेशानी को कम करता है। उसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म डिनाइल का है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये चीज कोई है, कोरोना है ही नहीं, यहूदियों की साजिश है, ये तो गैर मुस्लिमों की बीमारी थी, हमारे यहाँ आ ही नहीं सकती, हम तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हम तो कभी गुनाह के करीब नहीं फटके। वो मास्क जो पहले 200 का मिलता था अब 1200 में भी। ईरान वाले काफर हैं, सऊदी अरब वाले काफर हैं, इंडिया वाले काफर हैं, जहाँ जब हम लोग बहुत अच्छे मुसलमान हैं, जो कि अब मास्क जो पहले 200 रुपए में मिलता था अब वो 1200 में मिल रहा है। वो इंजेक्शन एक अभी वो ट्रीटमेंट भी नहीं है, वो ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया एक इंजेक्शन है जो पहले कुछ थाउजेंड्स में मिलता था अब लाखों में मिल रहा है, ब्लैक में लाखों में मिल रहा है। फिर लोग एक ये भी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है कि उसमें इम्यूनिटी आ जाती है, जो पेशेंट रिकवर हो जाता है उसके प्लाज्मा को दूसरे जो अभी कोरोना का पेशेंट उसमें लगाएं तो इम्यूनिटी आ जाती है उसमें, उसकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। लोगों ने प्लाज्मा बेचना शुरू कर दिया है, मतलब डोनर्स लोग अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं कि मतलब किस हद तक। और हज करने की बहुत जल्दी है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, डॉक्टर जावेद साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये जानूंगा कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स भी कुछ ऐसे हैं जो मरीजों में मर्ज फैला रहे हैं, वो अपने भी टेस्ट नहीं करवा रहे, क्या है ऐसा? इस ब्रेक के बाद आपसे इसका आंसर लेंगे जी। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। टेस्ट के हवाले से एक आम खौफ फैला हुआ है कि डॉक्टर्स आम मरीजों में को भी कोरोना में डाल देते हैं, हालांकि उनके अंदर कोरोना वाले सिम्टम्स नहीं होते, मगर वो कहते हैं नहीं आप कोरोना का टेस्ट जाके करवाएं। इतनी जल्दबाजी करते हैं डॉक्टर्स भी वैसे? ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना इसलिए कि आपको जो कोरोना का मरीज होता है जो खास तौर पे जिन्हें कुछ सिम्टम्स नहीं होते, जब सभी जानते हैं उससे कोरोना फैल सकता है, तो जब ऐसा मरीज कुछ किसी भी काम के लिए आएगा हॉस्पिटल के अंदर किसी और मकसद के लिए, कुछ ने इलेक्टिव सर्जरी करवानी है या किसी और के लिए, तो डॉक्टर एक प्रोटोकॉल सा बना हुआ है, उनसे पहले ये कहते हैं कि आप जो नेगेटिव करके हैं ताकि आपसे किसी और शख्स को ना लगे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं उनको वो भी महफूज रहें। तो ये किसी हद तक होता है, जरूर होता है। जब पैंडेमिक होती है, इस तरह की बीमारी फैल रही होती है, तो आप एज्यूम करते हैं कि यार बंदे को कोविड है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, तो इसलिए ये टेस्ट का कहा जाता है और ये एक रूटीन है। हाँ, जब ये चलता है ये कि अक्सर कहा जाता है हॉस्पिटल में आते हुए कि आप टेस्ट करवा दें। अच्छा ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि कोरोना की तशखीस के लिए पाकिस्तान में कितने किस्म के टेस्ट हैं, और ये भी बताइए कि कौन सा टेस्ट कितनी कीमत पर है, क्योंकि लैब टू लैब बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है और यही वजह कि अनसर्टेनिटी भी उसी लैब की वजह से बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, कहीं का 50% है, कहीं का 70% है, किसी का 90% है रिजल्ट। जी आपकी बात काफी हद तक ये दुरुस्त है। जहाँ तक कीमत की बात है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत वेरी करती है, कुछ लोग 5,000 ले रहे हैं, कुछ लोग 10,000 ले रहे हैं, ये तो क्या कहते हैं मार्केट डिटरमिन करती है प्राइसेस। और जहाँ तक पॉजिटिविटी का ताल्लुक है, जो पहला सवाल ये था कि कौन सा बेस्ट टेस्ट है, अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे कहा जाता है डायग्नोसिस के लिए वो PCR ही है, कोई और दूसरा टेस्ट उसका मुतबादिल अभी तक नहीं है। जो सीरोलॉजी टेस्टिंग की जाती है, जो ब्लड टेस्टिंग की जाती है, वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं है और इसके बारे में बड़ी क्लियर नोटिफिकेशन भी हो चुकी है, क्लैरिफिकेशन भी हो चुकी है। और जो अब सेंसिटिविटी की बात आती है, PCR कितना सेंसिटिव है, वो देखें जो ये नेजल स्वाब कर रहे हैं, नेजल थ्रोट स्वाब कर रहे हैं, उससे बेहतर है नेजल स्वाब, उसमें तो 60% के करीब उसकी सेंसिटिविटी होती है। और ये भी कई फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि इनिशियल स्टेज पे जब बीमारी होती है, अभी सिम्टम्स अपीयर होने से पहले, उस वक्त इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। जो जो दिन गुजरते जाते हैं पॉजिटिव होने के चांसेस कम होते जाते हैं। जैसे आप 7वें 8वें दिन करवाएंगे तो शायद 60-50% भी ना, इससे भी कम आ जाए। तो ये इसके बड़े फैक्टर्स होते हैं। जो आपका ये सवाल है कि किसी एक में एज के 90% है, किसी दूसरे के 50%, अगेन वही फैक्टर्स आते हैं। नॉट ओनली कि वो स्पेसिमेन जो बंदा ले रहा है वो सही ले रहा है,
वो उसको सही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको सही जगह पे जो इसका अच्छा, रेट्स के हवाले से रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी को तो ना हम मैयर ना करें ना कि जहां 8,000 रुपए का वहां टेस्ट ज्यादा बेहतर हुआ होगा। नहीं, ये उससे तो वो नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है वो ज्यादती होगी। अगर इस कीमत की वजह से आप ये कि जो ज्यादा कीमती टेस्ट है वो शायद ज्यादा सही होगा, ये बहुत ज्यादती होगी उसके लिए, तो वो मैं ये नहीं कह सकूंगा। ठीक है, इसकी वजह ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर फरजीन साहिबा, अगर किसी के अंदर कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? ऐसी कौन सी उम्दा चीजें हैं कि कोरोना पॉजिटिव वाला पेशेंट है वो इस्तेमाल करे तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर दवाई तो है नहीं पैनाडोल के अलावा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान, इससे पहले कि मैं आपके ये बात का जवाब दूं, आप जैसे बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स कुछ बीच में ही फिर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब डॉक्टर्स को ना डंडे लगाने बंद कर देने चाहिए, बिकॉज इस वक्त दे आर द आर्मी दैट आर फाइटिंग योर वॉर। ठीक है, इस वक्त फ्रंट लाइन पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी जान भी गंवा चुके हैं इसी चक्कर में कि उनके लिए पीपीईज नहीं थे। हेल्थ कमीशन के एक मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर वाकिफ हैं, डॉक्टर रियाज तस्नीम, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मार्च में जबकि ये शुरू हो रहा था कोरोना, अभी इधर उधर ही फैला हुआ था और पाकिस्तान में बिल्कुल जैसे थोड़े थोड़े केसेस थे, तो उस वक्त उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि जो एरियाज जैसे समनाबाद के करीब जो हॉस्पिटल है 500 बेडेड, या जो है अपना ये भगवानपुरे के करीब, इन वाले हॉस्पिटल्स को कोरोना हॉस्पिटल बनाया जाए। 500 बेडेड हॉस्पिटल्स कई ऐसे हैं सबर्ब्स में जिनको बनाया जा सकता था और उनको नहीं बनाया गया, और जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोरोना वार्ड बना दिए गए, जिसकी वजह से हेल्प आउट कर दूं क्योंकि पब्लिक सुन रही है आपको। डॉक्टर साहब मैं हेल्प आउट कर दूं, वो स्कूल और कॉलेजेस जो मुस्तकिल तौर पर पिछले 3 महीनों से बंद है और आने वाले किस माह में खुलना है इसका भी नहीं पता, अगर उन तमाम स्कूल और कॉलेजेस को बना दिया जाता तो ये वाले जो हॉस्पिटल्स हैं ये आम मरीजों की इस्लाह के लिए, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, क्योंकि आप खुद देखो ना कि ऐसे मरीज भरे होते थे वार्ड्स, अब नहीं भरे हुए, तो ये लोग कहाँ हैं बेचारे, ये घर में तड़प रहे हैं, और इस डर से कि कोविड वाली जगह पे हमने नहीं जाना, वो नहीं जा रहे और घर में भी अमवात हो रही हैं। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब डॉक्टर्स की बात आती है आपके प्रोग्राम से, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई वुड लाइक टू से कि क्या हमने डॉक्टर्स के लिए कुछ किया है? क्या हमने उनके लिए कोई वार्ड्स मुख्तस किए हैं उनकी और उनकी फैमिली के लिए? कोई फैमिली उनकी नहीं है, उनकी फैमिली को बेड्स नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स खुद वेंटिलेटर्स पे नहीं जा सकते और फौत हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि कोई कुछ नहीं रखा गया उनके लिए। दिस इज सो सैड। This I want to promote through your program and I want to protest about it कि डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज के खुदारा कोई वार्ड बना दें, कोई हॉस्पिटल मुख्तस कर दें कि वो भी जाके जो है डॉक्टर उससे जाके इस्तिफादा हासिल कर सके। बिल्कुल। अच्छा, अब सलमान हम आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि जो कोरोना पेशेंट है उसकी डाइट क्या होनी चाहिए। तो इट्स नॉट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसमें कोई डाइट बहुत स्पेशल होगी और खास को काफ से कोई खास पत्थर लाके उसका चूरा बनाना होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप नेचर से जितने करीब होगे, जितनी नेचुरल डाइट लोगे उतने ही आप सही होगे। प्रोबायोटिक्स के बारे में बताया जाता है, प्रोबायोटिक्स आपको बाजारों में लेने की जरूरत नहीं है। सस्ता तरीका है कि आप घर में दही जमाएं और दही खाएं सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त, ठीक हो गया। दूसरा, आप मिल्क शेक्स सीजनल फ्रूट के साथ बना के ले सकते हैं, खजूर डालें, जी डालें। देसी मुर्गी की यखनी, अगर देसी मुर्गी नहीं आपके पास अवेलेबल तो सिर्फ जो बकरे की गर्दन का एक जो एरिया होता है, वो हड्डियां होती हैं, उसका बोन ब्रॉथ निकालें। बोन ब्रॉथ का ये डिफरेंस होता है यखनी में कि बोन ब्रॉथ तकरीबन 6 घंटे रखने पर आग के ऊपर फिर बनती है, वो आप लें, उसमें काफी ताकत है, हाई प्रोटीन भी है, आपको एनर्जी भी देगा। थोड़े थोड़े वक्फे से थोड़ा थोड़ा खाते रहे। ये ज्यादा चिकनाई वाली अशिया यानी कि पराठे लबरेज करके देसी घी में ये चीजें मत खाएं। अंडे वगैरह इस्तेमाल करें, अंडे इज अगेन हाई प्रोटीन विच इज गोइंग टू हेल्प यू। मैंने आपको ये बताया कि चाय कॉफी जो है वो ज्यादा ना इस्तेमाल करें। हाँ, हर्बल टीज में आप जिंजर टी, अदरक का कावा ले सकते हैं अगर वो आपको सूट करती हैं। द थिंग इज सलमान कि आपकी बॉडी आपसे खुद बात करती है, अगर आपको कोई चीज सूट नहीं करती तो वो आपको बता देती है, यू जस्ट हैव टू हियर इट आउट। हम सुनते ही नहीं, हमारी बॉडी बेचारी रिएक्शन दे रही होती है। हम दूसरों की और एक चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ये मास्क है। ये मास्क है जिसका अभी आपने कहा था कि दुनिया में बस हमारे मुल्क में मास्क नहीं पहनना, तो मास्क पहनने का सही तरीका ये है, साइडों से ये नहीं है कि मेरी नाक नंगी हो, ठीक है, और एक सेकेंड, ये नहीं है कि मेरी नाक जो है वो इधर से नजर आ रही हो, और ये नहीं है
ठीक है, ठीक है। और प्लीज ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, ये उतर के। तो इसलिए मास्क सही तरीके से पहने, उसको कवर करना चाहिए आपका ये सारा एरिया। फायदा कोई नहीं ऐसे मास्क पहनने का अगर आप ये मास्क लेके फिर रहे हैं, लोग हाथों में लेके फिर रहे हैं। और आपकी जब आपने शुरू में इंट्रो दिया था, आपकी उस बात को मैं 300 दफा री इंडोर्स करूंगी एंड री इंडोर्स कि मास्क इस वक्त आपको बचाएगा। अभी डॉक्टर साहब से आपने WHO के मुतालिक गुफ्तगू की, तो बात यह कि WHO तो खुद एक यू टर्न बड़ी एक आम सी लैंग्वेज में यूज होता है कि वो तो कई चीजों में शुरू में उसने कोरोना के कहा था कि जी लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं, जो कोरोना इन्फेक्टेड है वो पहने। बाद में चीखें मारना शुरू हो गए, ओ जी नहीं 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 सारे पहने सारे पहने। फिर उसके बाद अब अचानक ये, तो इसलिए अपनी अकल एक ये जो डॉक्टर साहब एक चीज बता दें, जिन लोगों में ये डिजीज है, डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बता दें, आपने डाइट तो बता दी, उस डाइट में कोई फर्क है कि कोई मरीज है कोरोना का लेकिन अभी तक इलामात उसमें नहीं हुई और जिसमें इलामात जाहिर हो गई हैं, दोनों को सेम डाइट ही रखनी चाहिए? बिल्कुल सेम डाइट है, सिर्फ ये कि कोरोना जब आप पे वाजे हो जाता है कि ज्यादा आ गया है या आप उस पर सिम्टम्स उसके शो करना शुरू हो गए हैं, तो देन यू नीड टू पेप अप ऑन योर प्रोटीन्स। अपनी प्रोटीन्स बढ़ा दें, अपने जो आमंड्स या बादाम वगैरह ज्यादा बढ़ा दें, और ऐसी अगेन चीनी वगैरह ऑफ कर दें, ठीक है ना। लोग समझते हैं कि चीनी में चीजें मिला के देंगे, अच्छा डिब्बे के जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो समझते हैं बड़ी ताकत आ जाएगी, अचानक पपाया द सेलर बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता, आपने जूसेस नहीं लेने, अगर आपने लेने हैं तो आप फल लें लेकिन सुबह के टाइम लें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आगे बढ़ता हूं, डॉक्टर उमा के पास डिजीज है। एक सेकेंड, जी जी प्लीज। ठीक, नहीं आप पहले कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें। हाँ, मैं कह रही थी कि सांस की बीमारी है। किस चीज की बीमारी है? ना अंतड़ियों की बीमारी है ना किसी सांस। अब सांस कहां से आ रहा है? इन जगहों से। सो मास्क लगाना जरूरी, कॉमन सेंस। ठीक है, सही कह रही है डॉक्टर उमर साहब। अभी हमने देखा कि ईद के दिनों में स्पेशली कुछ अरसे के लिए बाजार खुले, हमने ये देखा कि पेरेंट्स ने कोई एहतियात नहीं की, मासूम बच्चों के साथ भी बाजारों पे थे। हम इतने बेखौफ क्यों हैं? दुनिया सहमी हुई है, डरी हुई है, ऐसा क्या हो गया हमारे साथ कि हम लोग इतने बेखौफ हो चुके हैं? वही बात कि हम मानने को ही तैयार नहीं है कि हम में भी ये बीमारी आ सकती है। हम इतना डिनाइल में है कि नहीं नहीं ये तो काफिरों की बीमारी थी और ये यहूदियों की साजिश है, ये हम में नहीं आ सकती। तो जब उसके बाद ही तो ये ग्राफ सडनली इतना राइज किया। अब तो हर घर में कोरोना का पेशेंट ले आए हैं। पहले 10 मरता था लॉकडाउन होता था, अब 110 रोज एग्जैक्टली। और अब हर रोज सुनने में आ रहा है फलां का रिलेटिव, फलां का। आप समझते कोई रह गया होगा ईद के दिनों में जो छुट्टियां होती हैं, कोई रह गया होगा? हर घर में आ चुका है, या मतलब हर घर कोई ना कोई जिसका रिश्तेदार इन्फेक्ट हुआ है। तो इसमें बहुत ज़रूरी बात है कि हम अब भी मास्क पहनना शुरू कर दें, इसकी मज़ीद स्प्रेड को रोकें। क्योंकि ये एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क है, 10-15 रुपए का मिलता है, ये आपने पहनना है और ये आपके 2 लोगों ने पहना हो, आप 99% खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ मास्क पहनना है, मास्क पहनने की आदत डालनी है। हम बाद की बातें जो सोच रहे हैं कि ये जो कहवे वगैरह ये सब कुछ, ये सब चीज़ें से हट के अगर हम मास्क पहनने की आदत डाल लें तो वो काफ़ी हद तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और वो मैं एक दफ़ा फिर से इंडोर्स करना चाहूँगी, वाकई हमें ये सबसे बड़ा इशू है कि हम फ्रंट लाइन पे पेशेंट्स को हम देख रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम डॉक्टर्स में से किसी के फैमिली मेंबर इन्फेक्ट होता है, सारे हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, किसी को जगह नहीं मिल रही। हम इन्फेक्ट हो जाते हैं ना, हमारे लिए जगह नहीं है। ठीक है, बहुत अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब। मेरा क्वेश्चन है, मुझे उसके जवाब में थोड़ी तिश्नगी महसूस हो रही है। हम किस फेज ऑफ माइंड में चले गए हैं? सबसे पहले अपनी केयर नहीं करते, जब इतनी ज्यादा पूरी दुनिया देख रही है, लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं। हम डरते भी नहीं हैं, खौफजदा भी नहीं होते, और अगर समझ में आए तो हम इसको दूसरी थ्योरीज, दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बाहर की तरफ से साजिश थी। पहले शुरू में इसको काफ़ी मजहबी रंग दे दिया गया था इस वायरस को, किसी ने ज़ायरीन की तरफ दे दिया, किसी ने वो तबलीगी जमात वालों को दे दिया। यानी हम में से अपनी बुनियादी तौर पर किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। एग्जैक्टली हम साइकोलॉजिकली इतना गिरी हुई कौम है और इतना हम गिर चुके हैं एथिकली और ये सब चीज़ें वैल्यूज़ वाइज। तो हम लोग पहले तो वही बात कि हम अपने आप को समझ रहे होते हैं कि हम में तो ये इन्फेक्ट ही नहीं कर सकती, ये तो बाहर की चीज़, और हम लोग शायद बहुत आला नस्ल के लोग हैं और हम में तो ये आ ही नहीं सकती। फिर डिफरेंट चीज़ें, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग तो लकड़ हज़म, पत्थर हज़म, कुछ भी, हमें कुछ नहीं कोई कह सकता।
तो ये डिनाइल के डिफरेंट फेजेस थे, हमने पहले मानने से इनकार कर दिया। अगर हम इनिशियली ये सब कर लेते तो यहाँ तक सूरत हाल आनी थी। शुरू में बहुत कंट्रोल स्टेज पे हम चले हैं, ईद से पहले तक बहुत कंट्रोल थी चीज़ें। अगर उसी को रखा जाता, उसी तरह रखी जाती ईद पे, आपकी अपनी हिफाजत तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम क्यों बाजारों में निकले? ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटाया, लेकिन किसने मास्क पहने हुए थे? वहाँ पे हर जगह, हर टीवी चैनल पे दिखा रहे थे, क्राउडेड जगह है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। हमने तो खुद अपने घरों में देखा, वो बच्चों को लॉकडाउन दिखाने के लिए बाहर लेके, तो लॉकडाउन दिखाएंगे, बच्चों को लेके गए हैं। हमने तो खुद ये बीमारी अपने घरों में लाए हैं, खुद खींच के लाए हैं। और अब जब हम सारे इन्फेक्ट हो रहे हैं तो फिर हमने एक दूसरी बातें शुरू कर दी हैं कि डॉक्टर्स खुद मार रहे हैं। हम तो खुद अपने आप को मार रहे हैं। हम तस्लीम करना ही नहीं चाहते कि हमारी भी कोई गलती थी। जब तक हम गलती नहीं तस्लीम करेंगे तो हम स्टेप्स कैसे लेंगे उसकी? ठीक है, हमें गलतियों को तस्लीम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि एंटीबॉडीज टेस्ट को बहुत से जो डॉक्टर है ना, वो भी तस्लीम नहीं कर रहे, क्यों? ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल कर रहा हूँ। राइट, इसमें आपको एक चीज समझनी चाहिए। ये एंटीबॉडी टेस्ट जो हमारे यहाँ किए जा रहे हैं, ये जो किट्स हैं जो बरामद की गई हैं इस वक्त, वो इतनी ज्यादा वो वेरीफाइड किट्स नहीं हैं। जब ये बताते हैं कि हमारी जो सेंसिटिविटी, दैट मीन्स के जो डिटेक्ट करने की एबिलिटी होती है वो 95% है, और जो स्पेसिफिसिटी होती है कि इसको खास मर्ज को पहचान उसकी 96% है। जब उनसे मांगी जाती हैं कोई भी कि आप जरा ये बताइए आपकी ये स्टडीज कहाँ पे हुई थी, वो बताने से कसर होते हैं। अब तीसरी चीज बात ये है कि जब किसी भी मुल्क में इसकी प्रेवलेंस, जो आम कम्युनिटी में डिजीज की प्रेवलेंस इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो इनकी जो ये नंबर्स हैं वो बदल जाते हैं, वो नंबर उतने नहीं रहते जितने लोग क्लेम कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी बेसिस पे इनको मना कर दिया गया था कि आप लोग इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए प्रमोट नहीं कर सकते। जो एक बहुत सी कैंपेन चली थी मीडिया में, बड़े बड़े स्टार आने शुरू हुए थे कि आपके घर आके कर लेंगे, आधे घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसको सच के साथ मना कर दिया गया था। अच्छा, तो सुना ड्राइव थ्रू हो गया है जी? अब तो सुना है कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ ये टेस्ट ड्राइव थ्रू हो गया है। बात यही है कि हमारी कौम शॉर्टकट्स के लिए ढूंढती है। हर चीज में उन्होंने शॉर्टकट ढूंढना होता है कि और एक तो दूसरा एक फैशन बन जाती है। कोई भी चीज है वो फैशन में चली जाती है कि मैंने जी अपना वो ब्लड टेस्ट करवाया था, उसमें तो ये निकल आया, दैट मीन्स रियली नथिंग एट ऑल। क्योंकि वो नेगेटिव होगा, डजंट मीन कि यू डोंट हैव इट, क्योंकि बहुत सी विंडो ऐसी होती है जिसमें ये नेगेटिव होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा आपसे है। आमतौर पे कहा जा रहा है कि जो लोग शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है, कोरोना का वायरस खतरनाक है। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, क्योंकि ये है ही सांस की, कुछ लोगों के अंदर शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, लेकिन वो चस्टी रहते हैं बहुत ज्यादा, उनकी तबीयत ही बलगमी सी है, तो उन जैसे लोगों के लिए ये कितनी खतरनाक है? जी, जहाँ ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बात होती है, उसके साथ क्रॉनिक लंग डिजीजेस की भी बात होती है कि जिनको कोई भी फेफड़ों की बीमारी हो, जिनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी ये खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो सिर्फ ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन नहीं है, दूसरी बीमारियों में भी जो उनमें भी ये खतरनाक हो सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं आगे बढ़ता हूं और मेरे साथ अब डॉक्टर फजीन है। डॉक्टर फजीन साहब, आपने पैरामीटर्स कुछ डिफाइन भी किए और एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी है उससे भी मुतल्लिक आपने आगाह किया, मगर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी महंगी हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई आसान सी और रोज़मर्रा की अशिया में से कोई ऐसी चीज़ें बता दें जिनको वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बीमारी अमीर गरीब तो देख नहीं रही। बिल्कुल आपकी बात सही है। दही वगैरह तो मेरे ख्याल में आई थिंक इज ईजियर टू मेक। इसी तरह कुछ नट्स ऐसे हैं जो कि सस्ते हैं, कुछ जैसे कैशू नट्स वगैरह बहुत महंगे हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको कहा है कि आप अगर कोई देसी मुर्गी नहीं अफोर्ड कर सकता या नहीं ले सकता, तो हड्डियों का जो गोश्त, हड्डियों का जो यखनी है वो बोन ब्रॉथ आप ले सकते हैं। अंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जौ बड़ा इजीली अवेलेबल है, जौ का दलिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रोटी के साथ आप दही खा सकते हैं। मसलन आपका जो डाइट प्लान है वो ये है कि नाश्ते के वक्त आप अंडा लें, अंडे के साथ आप कोई होल व्हीट की ब्रेड ले लें, या आप
आप दलिया ले लें। दलिये के अंदर आप थोड़ा सा वो क्या उसको कहते हैं अलसी का पाउडर थोड़ा सा शामिल कर लें। ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, अच्छी आपकी इम्यूनिटी को एक बूस्ट दे देता है। बड़ी अर्जा कीमत पे आपको अलसी के बीज मिल जाएंगे बाजार से, ठीक हो गया। उसमें आप अपना जो दलिया है उसके अंदर सीजनल फ्रूट भी काट के डाल सकते हो। किसी दिन आप केला डालो, किसी दिन आप शहतूत डाल लो, जो भी अवेलेबल है वो आप, लेकिन सीजनल होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज का नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज कितना बड़ा फैक्टर है? आप यखनी जो मैंने आपको बताई है कि बोन ब्रॉथ ले सकते हैं, तो दरमियान में आप वो ले लें। लंच पे आपका जो है आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा रोटी नहीं खानी, क्योंकि हमने सिस्टम के ऊपर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर नहीं डालना ज्यादा, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप छोटे छोटे मील्स कर लो रादर देन 2 रोटियां एक वक्त में खा लो। सालन आप नॉर्मली पका हुआ खाओ। हमारे सालनों में जिंजर, गार्लिक, ये सब चीजें होती हैं, स्पाइसेस होती हैं, उसमें क्या दालचीनी वगैरह सब होते हैं, जो कि कहा जाता है कि डॉक्टर साहब एक्सरसाइज वाला फैक्टर कितना काउंट करता है? बॉडी वर्कआउट, वॉक, एक्सरसाइज वाला फैक्टर रेस्पिरेटरी बिल्कुल ठीक है। अगर आप चहलकदमी कर सकें, हफ्ते में तकरीबन 6 दिन अगर आप 15 से 20 मिनट चहलकदमी कर सकें, और उसके अलावा आप लंबे लंबे सांस लें। इसके अलावा उल्टा लेट के, पेट के बल लेट के लंबे लंबे सांस लेने का एक पूरी एक्सरसाइज की वीडियोस हैं जो कि रिलीज हुई हैं, जो कि डॉक्टर्स ने, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट ने अपने एक्सपीरियंस से रिलीज की हैं कि किस तरह आपके लंग्स को फुल ऑक्सीजनेशन मिल सकती है। और आप अपने लंग्स को, कोरोना है या नहीं, अल्लाह ना करे कि किसी को हो, तो आप अपने लंग्स को पूरा एक्सपैंड। पता है सलमान, एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि हम लोगों ने सांस लेना सीखा ही नहीं है। हम लोग छोटे छोटे शैलो ब्रेथ्स लेते हैं, हमने कभी भर के लंग्स कभी सांस लिया नहीं। अब वो टाइम आ गया है कि आप पूरी बॉडी को ऑक्सीजन में सुबह उठ के तर करें। सुबह के वक्त ऑक्सीजन होती है, उस वक्त बाहर निकले। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप साथ ही रहे। डॉक्टर हुमा की जानिब बढ़ता। डॉक्टर हुमा, सोशल मीडिया ने कितना कैरेक्टर प्ले किया है चीज़ों को नॉन सीरियसनेस में लेने का, और क्या है आपका पाकिस्तान की पब्लिक को मशवरा कि आप इन चीज़ों को कैसे इग्नोर करें? आप किस पैराए पे रहें? मशवरा क्या होगा आपका इसमें? एक तो ये कि सोशल मीडिया का, हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का तो काफ़ी पॉजिटिव रोल रहा है, क्योंकि सारी अवेयरनेस उन्हीं के थ्रू फैली है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने जो टिप्स शेयर की हैं, जो जिसका किसी के मतलब रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या बहुत सारी फेक न्यूज़ जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि पैसे मिल रहे हैं डॉक्टर्स को, या डॉक्टर जहर के टीके लगा रहे हैं, ये सब आप एक तो उन न्यूज़ पे खुद बिलीव करना छोड़ें, और इसको बगैर अथेंटिसिटी के, जब तक वो किसी फॉरवर्ड ना करें, फैलाएं ना उसको, क्योंकि जब तक वो किसी रिसोर्स से नहीं आ रही, किसी रिलायबल रिसोर्स से नहीं आ रही, तब तक उसमें खुद भी ट्रैप ना हो, उसको आगे फॉरवर्ड ना कीजिए। और अभी बात हो रही थी एक्सरसाइज की, बेसिकली क्योंकि जिन लोगों में कोरोना हो जाता है, या फिर जिनकी फैमिली में कोई पेशेंट है, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो उसमें तो डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि अगर आप खुद भी एंशियस होते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग करें, जिसमें आपने लंबा गहरा सांस लेना है और कुछ देर उसको होल्ड करना है। आप 5 तक काउंट कर लीजिए और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कीजिए, और इस तरह दिन में 3-4 मरतबा कीजिए। ये आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा। और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज खुद आपकी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो आपको स्ट्रेस को कोप करने में हेल्प करती हैं। ये भी आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी है, आप रेगुलर रूटीन में रखिए, क्योंकि आजकल आइसोलेशन चल रही है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे घर पे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, काम वाली जगहें बंद हैं, तो बहुत लोग घरों पे हैं। घरों में फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए 1 घंटे की और बड़ों के लिए आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी है। डॉक्टर फरजीन मलिक, डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आवाम को इतनी समझ आ गई होगी कि ये हैं वो लोग जिनके मशवरों पर अमल करना है, किसी टोटके पे नहीं, किसी सोशल मीडिया जोक पर नहीं, किसी फॉरवर्ड मैसेज पे नहीं। हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम से आपको कम से कम उन लोगों से मुतारिफ करा सके जिनके मशवरे पर अमल करके आप अपनी उम्र को तूल उम्र कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का कहना सही है कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स वाफर मकदार में हैं, पंजाब में इतने हैं कि इस्तेमाल करने के लिए लोग नहीं हैं। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से ने कल एक स्टेटमेंट दी थी। एक बार पंजाब की आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया था कि इंतजाम इतने ज़बरदस्त और आला किस्म के हैं कि अगर कोई वेंटिलेटर की पोजीशन तक पहुंचेगा तो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि ज़ेर इस्तेमाल ही नहीं है। लेकिन असल हकीकत क्या है उससे मुतालिक हमने जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हम सिर्फ लाहौर को अगर स्पेसिफाई करें तो कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का ये कहना था कि लाहौर में सरकारी तौर पर 63 वेंटिलेटर्स हैं जो खाली हैं, ठीक है। और साथ साथ ने कहा था कि प्राइवेट जो सेक्टर है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें 72 वेंटिलेटर खाली हैं। तो प्राइवेट तो पहली बात मुफ्त में देंगे नहीं, तो हम 63 जो लाहौर में वो देख लेते हैं। उसके अलावा ये देखना ये है कि लाहौर के जो 16 अस्पताल हैं उसके सिलसिले में सरकारी अदाद-ओ-शुमार क्या बता रहे हैं, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने किस तरह का झूठ बोला, और क्या इस पर उन्होंने कहते हैं कि इख्तरा बरती, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ नवीद से। मियाँ नवीद ने इस सिलसिले में सरकारी ज़राए से जानने की कोशिश की कि असल हकीकत क्या है। जी मियाँ नवीद बताइएगा, जितने यास्मीन राशिद साहिबा बता रही हैं क्या इतने वेंटिलेटर फ्री हैं? जी सलमान, बिल्कुल मैं आपको सरकारी दादोशुमार बताता हूँ। कल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यू अस्पताल और कोरोना के हवाले से डील कर रहे हैं तमाम अस्पतालों को, उनके सरकारी दादोशुमार के मुताबिक, और कल ही जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने जो है वो वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ब्रीफिंग दी थी। उनकी ब्रीफिंग के मुताबिक सरकारी अस्पताल जो लाहौर के हैं उसमें 63, मैं दोबारा बताता हूँ 63, और प्राइवेट अस्पतालों में 72 वेंटिलेटर खाली है। लेकिन अब जो उनका जारी का दादोशुमार है सरकारी, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, जो प्रोफेसर असद असलम ने कल ही मीडिया के साथ शेयर किया है उसका मैं आपको बता देता हूँ। न्यू अस्पताल में 50 में से 43 खाली हैं। इसी तरह जिनाह में बात करें, जिनाह में 15 से 15 फेल है, सरस्वती में 33 के करीब से 33 ही फेल है, इसी तरह जनरल में 15 ही फेल है, PKLI में 20 से 1 खाली है, गंगाराम में 10 से और 1 खाली है। इस तरह ये 6 बड़े अस्पतालों में सिर्फ 9 खाली है। अगर मैं उनके दादोशुमार लाहौर के 16 अस्पतालों की अगर बात करूं तो सलमान आप हैरान रह जाएंगे कि कितना बड़ा झूठ बोला गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक लाहौर के 16 अस्पतालों में इस वक्त 22 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। 22 वो बता रही है 63। जी ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और मैं ये भी बता दूं कि एक वेंटिलेटर के लिए लोग रो रहे हैं, और ये जो खास तौर पर प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहे हैं वहां पर तो सलमान लाखों रुपए लोग हाथों में लेकर फिर रहे हैं कि हमें वेंटिलेटर दे दे, कोई किसी को वेंटिलेटर नहीं दे रहा। और बड़ी हैरानगी की बात है कि पंजाब के जो दादोशुमार उन्होंने शेयर किए, उन्होंने कहा जी पंजाब में 540 वेंटिलेटर मुख्तस किए थे, इस वक्त सिर्फ 193 फेल है और बाकी 347 के करीब खाली पड़े हैं। इनके दादोशुमार के मुताबिक ना तो कोरोना है और ना ही कोरोना के हवाले से किसी मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है। अगर वेंटिलेटर की जरूरत है वो आराम से जाकर वेंटिलेटर पूरे पंजाब में ले सकता है। तो ये एक बड़े ज्यादा दादोशुमार में प्रोफेसर असद असलम की जानिब से जारी करदा दादोशुमार, उनकी स्टैंप लगी हुई है। अच्छा मियां नवीद, आपने सरकारी दादोशुमार तो सामने बता दिए, स्टैंप लगे हुए पेपर्स भी सामने हैं जो सरकारी तौर पर बताए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब कह रही है 63 वेंटिलेटर फ्री हैं लाहौर में, लेकिन असल में 22 वेंटिलेटर इस वक्त फ्री हैं। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। आपको क्या लगता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को किसी ने गलत ब्रीफ किया है, मिस इन्फॉर्म्ड है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरह जानों से खेलने की कोशिश करेंगी। प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में तो वो बताएंगी कि असल सूरत हाल ये है जनाब, इतनी हेल्प दरकार है। देखिए सलमान, वो वजीर सेहत पंजाब है और किसी सूरत भी नहीं हो सकता कि उनको मिस गाइड किया गया हो या मिस इन्फॉर्मेशन दी गई हो। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सामने ये ब्रीफिंग देनी थी पूरी पब्लिक को, पूरी वाम को। और ये 22 की अगर जो बात करें तो मेरे जराए ने ये दावा किया कि ये 22 भी अगर चेक कर लिए जाए तो लाहौर में खाली नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स जो खुद मरीजों को इलाज मुआवजा कोरोना के हवाले से फराम कर रहे हैं उनकी खुद मुआवजा हो रही है और उनको रो रो के वो वेंटिलेटर मांग रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दादोशुमार में वाज़ेह फर्क है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो इस तरह के बेबुनियाद जो डाटा शेयर करती हैं। इसी तरह एक्सपो सेंटर की अगर बात करें तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि 90 करोड़ का जो तखमीना वो वहां पर नहीं लगेगा, लेकिन 37 करोड़ के करीब डिमांड कर ली गई है वो एक्सपो सेंटर इंतजामिया की जानिब से कि उनको बिल फराहम किया जाए। ठीक है, वहां पर भी कहा गया। बहुत शुक्रिया मियां नवीद। मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि उन्हें ब्रीफ क्या किया गया है, और असल हकीकत यह है कि नहीं, ऐसे हालात नहीं है। 63 वेंटिलेटर नहीं, सिर्फ 22 हैं, और अगर ऑन ग्राउंड जाके देखें तो इससे भी कम है। अगर इतने वेंटिलेटर लाहौर में फारिग होते तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का स्टाफ सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए या वेंटिलेटर लेने के लिए तड़प तड़प कर ना मर रहा होता। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।